2020 का ऑनर्स का पेपर, 2020 का ऑनर्स का पेपर में बोला है रिलेवेंट इंफॉर्मेशन अबाउट टू कंपनीज आर गिवन बिलो। दो कंपनी के लिए आपके पास इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। एनुअल प्रोडक्शन कैपेसिटी दिया हुआ है यूनिट में 1 लाख यूनिट एक्स का और 1.5 लाख यूनिट दिया हुआ है वाई का। फिर आपके पास कैपेसिटी यूटिलाइजेशन एंड सेल्स दिया हुआ है 75% दोनों का। बोलने का मतलब ये हो गया कि आपके पास टोटल कैपेसिटी जो है प्रोड्यूस करने का वो है 1 लाख और 1.5 लाख, लेकिन एक्चुअल में जो काम हो रहा है, एक्चुअल में जो सेल हो रहा है वो 75% ही हो रहा है। तो हम लोगों को जितना भी काम करना है वो 75% का ही करना है। बात समझ में आ रहा है? आगे बोला है सेलिंग प्राइस आपके पास दिया हुआ यूनिट का, हर यूनिट का 40 रुपया और 50 रुपया। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट दिया हुआ है तुमको 15 रुपया करके। फिक्स कॉस्ट दे दिया हुआ है दोनों का 2 लाख और 3 लाख। इक्विटी शेयर कैपिटल 5 लाख और 7 लाख रुपए का दिया हुआ है। प्रीफरेंस शेयर कैपिटल भी गिवन है तुम्हारे पास क्वेश्चन में, 10% रेट ऑफ डिविडेंड इसका है, जो सिर्फ वाई वाले का है, एक्स वाले का नहीं है। और 15% डिवेंचर दिया हुआ है 1 लाख और 2 लाख रुपए का। लास्ट में बोला है डिटरमाइन द डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज, डिटरमाइन द डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज एंड डिग्री ऑफ, 2 बार लिख दिया ये वाला चीज को, डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज होगा यहां पे, कंबाइंड लिवरेज। ठीक है, यानी डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज एंड डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज, ये तीनों लिवरेज निकालने बोला गया है। और अर्निंग पर शेयर भी निकालने बोला है, अर्निंग पर शेयर भी निकालना है। टैक्स का रेट 40% तुमको यहां पे बोल दिया है, दोनों केस में होगा 40% का। बात समझ में आ रहा है? तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इनकम स्टेटमेंट रेडी करना पड़ेगा। इनकम स्टेटमेंट रेडी करने के बाद ही हम लोग यहां पे लिवरेज को निकाल सकते हैं, ईपीएस को निकाल सकते हैं, अर्निंग पर शेयर को निकाल सकते हैं। बात समझ में आ रही है? तो किस तरह से करेंगे आइए हम लोग इसको समझते हैं। सबसे पहले हम लोग इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे। यहां पे क्या बनाएंगे? इनकम स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट हम लोग रेडी करेंगे। अब इनकम स्टेटमेंट हमारे पास 2 कंपनी का बनेगा। कितने कंपनी का? 2 कंपनी का। एक ठो रहेगा एक्स का, एक ठो रहेगा वाई का। दोनों का हम लोग साथ में बनाते चलेंगे, एक्स का भी और वाई का भी बनाएंगे। तुम कॉलम भी कर सकते हो, मतलब इस तरह से कॉलम वाइज भी कर सकते हो काम करके, लाइन खींच के डायग्राम बना के, या हम लोग बिना डायग्राम का भी इस तरह से काम कर सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं है। सबसे पहली बात तो ये कि आपको एक्चुअल यूनिट पता नहीं है कि कितना सेल हो रहा है, तो वो एक्चुअल यूनिट आपको पहले निकाल लेना है, जिसका काम तो बस यहां पे मल्टीप्लाई करने के लिए, ज्यादा काम उसका नहीं है। तो यहां पे लिख लेंगे सबसे पहले क्या, एक्चुअल यूनिट सोल्ड, एक्चुअल यूनिट सोल्ड लिख देंगे यहां पे। बताओ कितने का? तो बोलेंगे पहला वाले में 1 लाख टोटल कैपेसिटी था, जिसका 75% ही सेल कर रहा है, मतलब 75,000 यूनिट्स हो जाएगा, 75,000 यूनिट्स हो जाएगा। दूसरे वाले में अगर बात किया जाए तो 1.5 लाख यूनिट था, जिसका 75% अगर करेंगे तो बताओ कितना आता है? 1.5 लाख का अगर 75% करते हैं तो आता है 1,12,500, 1,12,500 यूनिट्स। ये हो गया आपके पास वाई वाले का। यहां पे इसको हम लोग क्लोज कर देते हैं, मतलब यूनिट से हम लोग को सिर्फ मतलब था, यहां पे अमाउंट निकालना पड़ेगा इसी यूनिट के बेस पे। तो अब क्या करते हैं, रुपीस का साइन दे देते हैं, मतलब एक्स और वाई का रुपीस में काम करने वाले हम लोग। समझना ध्यान से एकदम। बताओ हमारा इनकम स्टेटमेंट जो रेडी होता है, स्टार्ट होता है, वो कहां से होता है? सेल्स से होता है। तो यहां पे लिखेंगे सेल्स, और सेल्स में बताओ यूनिट इंटू सेलिंग प्राइस होता है। यूनिट कितने का है? तो बोलेंगे यहां पे लिख देते हैं, इसको लिखो यहां पे लिख देते हैं यूनिट इंटू सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस पर यूनिट, सेलिंग प्राइस पर यूनिट। तो बताओ 75,000 यूनिट्स है, और यहां पे सेलिंग प्राइस देखो कितना रुपए का था? 40 रुपए का था। तो यहां पे हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके लिख रहे हैं, तुम लोग समझ लेना वो सब चीज को। यानी 75,000 को हम लोग इंटू करेंगे 40 से, तो ये आ जाएगा 30 लाख रुपया आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 30 लाख रुपया का आ जाएगा ये, 30 लाख। ठीक है, 30 लाख का आ गया हमारे पास ये। उसी तरह से यहां पे 1,12,500 यूनिट को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और बताओ यहां पे सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ है? 50 रुपया दिया हुआ है, मतलब 1,12,500 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 50 से, तो ये आ जाएगा 56,25,000, 56,25,000 का। एकदम बढ़िया से समझना किस तरह से काम किया जा रहा है। सो ये सेल्स का अमाउंट निकल गया। क्या किए? 75,000 यूनिट्स को इसका सेलिंग प्राइस से मतलब 40 से मल्टीप्लाई कर दिए, और 1,12,500 को इसका सेलिंग प्राइस मतलब 50 से मल्टीप्लाई कर दिए। इतना इतना का सेल्स निकल गया। सेल्स के बाद हम लोग को वेरिएबल कॉस्ट माइनस करना पड़ता है। बताओ वेरिएबल कॉस्ट में भी क्या काम करना पड़ेगा? यूनिट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यूनिट को। बताना वेरिएबल कॉस्ट कितना दिया हुआ है? 15 रुपया करके दोनों में दिया हुआ है। अच्छी बात है। तो 75,000 को भी इंटू करना पड़ेगा, तो 75,000 इंटू 15 करेंगे अगर, तो आ जाएगा 11,25,000,
11,25,000 रुपए का निकल गया तुम्हारे पास ये वाला। और वाई वाले का अगर निकालेंगे तो 1,12,500 को इंटू करना पड़ेगा 15 से, 1,12,500 को इंटू करना पड़ेगा 15 रुपया से, तो आ जाएगा 16,87,500, 16,87,500। ये अमाउंट निकल गया आपका वेरिएबल कॉस्ट का। अब जानते हैं कि सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करना पड़ता है और माइनस करने के बाद कंट्रीब्यूशन निकल जाता है। तो आइए हमारा कंट्रीब्यूशन निकल के आ जाएगा। बताओ अगर 30 लाख में से 11,25,000 जाएगा तो कितना बचेगा? 30 लाख में से 11,25,000 जाएगा तो हमारे पास बचेगा 18,75,000, 18,75,000 बचेगा। बताओ यहां पे 56,25,000 में से अगर माइनस करेंगे हम लोग 16,87,500 तो कितना आएगा? तो ये आ जाएगा आपके पास 39,37,500, 39,37,500। अपने पास सब लोग कैलसी लेके बैठोगे ये सब चीज के लिए, तुम लोग भी कैलकुलेट करके देखोगे कि तुम लोग से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट बताओ कंट्रीब्यूशन से क्या करना पड़ता है? इसके बाद फिक्स कॉस्ट को माइनस करना पड़ता है, यहां से फिक्स कॉस्ट को माइनस करना पड़ता है। क्वेश्चन में फिक्स कॉस्ट गिवन होगा, देखो फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है तुम्हारे पास 2 लाख और 3 लाख रुपए का, तो यहां पे लिख देंगे 2 लाख रुपया एक्स वाले के कॉलम में और लिख देंगे 3 लाख रुपया वाई वाले के कॉलम में। उसके बाद माइनस कर देंगे तो बताओ 18,75,000 में से 2 लाख चला जाएगा, कितना बचेगा? 16,75,000 बचेगा। नेक्स्ट 39,37,500 में से 3 लाख चला जाएगा, कितना बचेगा? 36,37,500। अमाउंट बढ़िया से एक बार एकदम ध्यान से समझना और देखना, अगर कोई राइटिंग समझ में ना आए तो हम बोल रहे हैं उस चीज को सुनना और बढ़िया से समझना। कंट्रीब्यूशन में से ईबीआईटी निकल जाता है फिक्स कॉस्ट को माइनस करने से, तो कंट्रीब्यूशन से फिक्स कॉस्ट को माइनस कर दिया गया तो ईबीआईटी आ गया। अब ईबीआईटी के बाद का प्रोसेस क्या होता है? यहां से इंटरेस्ट माइनस करना पड़ता है। क्या माइनस करना पड़ता है? इंटरेस्ट। अब बताओ इंटरेस्ट जो होता है वो किसके ऊपर होता है? लोन या डिवेंचर के ऊपर होता है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स पे। तो देखो यहाँ पे हमारे पास लास्ट में देखो डिवेंचर दिया हुआ है और डिवेंचर दिया हुआ है 1 लाख का और 2 लाख का और रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितने का है? 15%। 1 लाख का 15% मारेंगे तो एक्स वाले का निकल जाएगा और 2 लाख का 15% मारेंगे तो वाई वाले का निकल जाएगा। तो बताओ 1 लाख का यहां पे हम रेट लिख देते हैं इंटरेस्ट एट द रेट 15%, तो 1 लाख का 15% अगर करेंगे तो कितना निकल जाएगा? 15,000, तो 15,000। और 2 लाख का 15% करेंगे तो 30,000 निकल जाएगा, ये 30,000। ध्यान रखना किस अमाउंट पे चार्ज किया जा रहा है। कोई ये बात कर देना कि 15% अगर अप्लाई किया गया तो ये जो 16,75,000 आया उसका 15% मार देना ना, ये गलत हो जाएगा। इंटरेस्ट डिवेंचर के अमाउंट पे निकलेगा तो डिवेंचर के ऊपर रेट लगाना है। ठीक है, बताइए ईबीआईटी से हम लोग इंटरेस्ट को माइनस कर देंगे तो निकल जाएगा ईबीटी। तो ईबीटी निकल जाएगा, बताओ कितना कितना का? बोलेंगे 16,75 में से 15 जाएगा तो 16,60,000 बचेगा। यहां पे हो गया 16,60,000, 16,60,000 और यहां पे हो जाएगा 36,07,500, यानी 30,000 जब माइनस करेंगे इतना बचेगा। ईबीटी का वैल्यू निकल गया। आ रहा है बात समझ में? ईबीटी के बाद हम लोग क्या करेंगे? टैक्स, क्योंकि अर्निंग बिफोर टैक्स से हम लोग टैक्स को माइनस करेंगे और टैक्स का रेट हम लोग को शायद 40% दिया हुआ था, आप देख सकते हो 40% सबसे लास्ट में बोल दिया था, टैक्स का रेट 40% है। तो बताइए 40% अगर अप्लाई करेंगे इस अमाउंट पे, अर्निंग बिफोर टैक्स पे 40% अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो 40% अप्लाई करो 16,60,000 के ऊपर, तो बताओ कितना आता है? तो बोलेंगे ये आ जाएगा आपके पास 664,000, 6,64,000 का निकल गया। और अगर उसके ऊपर अप्लाई करते हैं तो कितना आता है? तो 36,07,500 के ऊपर 40% अगर अप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1,44,3,000, 14,43,000 का निकल गया हमारे पास यहां का 40% अप्लाई करने से। बोलो बात समझ में आया? अब माइनस कर देंगे तो अर्निंग बिफोर टैक्स से टैक्स को माइनस करने से अर्निंग आफ्टर टैक्स निकल जाता है, अर्निंग आफ्टर टैक्स निकल जाता है। बताओ माइनस करके कितना आता है? 16,60,000 में से अगर माइनस करेंगे 6,64,000 तो आ जाएगा 9,96,000, 9,96,000 का निकल गया। और वहां पे अगर बात करें कितना का है 36,07,500, उसमें माइनस करना पड़ेगा 1,44,3,000, तो ये आ जाएगा आपका 21,64,500, 21,64,500 रुपए का निकल गया आपके पास अर्निंग आफ्टर टैक्स। बिफोर टैक्स में 40% अप्लाई किए, बिफोर टैक्स में से 40% को अप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये वाला रिजल्ट मिलके आएगा। बोलो बात समझ में आया? एक बार चेक कर लेते हैं, कहीं गलत नहीं होना चाहिए। चलो सही है। अब बताओ अर्निंग आफ्टर टैक्स निकल गया, यहां से मान लो माइनस करेंगे प्रीफरेंस डिविडेंड। क्या माइनस करेंगे?
प्रीफरेंस डिविडेंड माइनस करेंगे, और प्रीफरेंस डिविडेंड जो होता है वो प्रीफरेंस शेयर कैपिटल के ऊपर होता है। आप देख सकते हो यहाँ पे प्रीफरेंस शेयर कैपिटल तुम्हारा दिया हुआ है, दूसरे वाले में दिया हुआ है 50,000, पहला वाले में नहीं है। तो अगर पहला वाले में नहीं है तो पहला वाले में डिविडेंड नहीं होगा, दूसरे वाले में होगा। और 10% का बात बोला है तो 50,000 का 10% अप्लाई करेंगे। तो बताइए यहाँ पे पहला वाले में नहीं होगा, दूसरा वाले में 50,000 का 10% यानी 5,000 रुपए का हो जाएगा। तो बताइए अब हम लोग यहां से माइनस कर देते हैं। तो ध्यान रखना, अगर हम ईएटी में से, अर्निंग आफ्टर टैक्स में से प्रीफरेंस डिविडेंड को माइनस कर देते हैं तो ये निकल जाता है हमारा पाफेस। इसको बोलते हैं पाफेस। पाफेस का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, इसको हम लोग पाफेस शॉर्टकट में बोलते हैं। ये आ गया आपके पास 996,000 का पहला वाले में, और दूसरा वाले में आ गया 21,59,500, यानी 21,59,500 रुपए का निकल जाएगा। ये बोलो बात समझ में आया? ये निकल गया पाफेस। अब एक एक करके जो तुमसे पूछा गया वो निकाल सकते हो। एक बार यहां पे एंड नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स भी लिख लेते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स का होना जरूरी है अगर आप ईपीएस ये सब निकालते हो। तो बताओ नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, देखो एक बार। तो इक्विटी शेयर देखो यहाँ पे 5 लाख रुपए का दिया हुआ और 7 लाख रुपए का दिया हुआ है, और आपको 10 रुपया करके पर शेयर है। तो अगर हम नंबर ऑफ शेयर्स निकालेंगे तो 50,000 हो जाएगा और 70,000 हो जाएगा, यानी 50,000 और 70,000 का हो जाएगा नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स दोनों का। तो बताइए इसमें जाके लिखेंगे 50,000 शेयर्स और इसमें लिखेंगे 70,000 शेयर्स। दोनों का शेयर्स हमारे पास पता है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, देयरफॉर, अब एक एक करके सब निकालते जाएंगे, ध्यान से समझना। तो देयरफॉर अब यहां पे कर लेते हैं, बताओ एक एक करके निकालेंगे। सबसे पहले ईपीएस निकाल लेते हैं। ईपीएस का फॉर्मूला क्या होता है? ईपीएस का फॉर्मूला होता है पाफेस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। पाफेस डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। बताओ अभी हम लोग निकाले पाफेस और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, दोनों को डिवाइड कर देंगे। मतलब क्या करना है, 996,000 में से डिवाइड कर देंगे 50,000 को और रिजल्ट आ जाएगा। बताओ 996,000 में से डिवाइड करेंगे अगर 50,000 को तो आता है आपका 19.92 रुपीस में आ गया, रुपीस में आ गया। ये आंसर हो गया आपका ईपीएस का पहला वाले का। दूसरे वाले का कितना हो जाएगा, 21,59,500 और डिवाइड कर देंगे 70,000 से। तो 70,000 से डिवाइड करने से कितना का अमाउंट निकलता है एक बार चेक कर लो यहाँ पे। तो 21,59,500 को अगर डिवाइड करेंगे हम लोग यहाँ पे 70,000 से तो ये निकल गया आपका 30.85 ये अमाउंट निकल गया हमारे पास अर्निंग पर शेयर का, ईपीएस दूसरे का, यानी वाई कंपनी का, वाई का बन गया। समझ में आया? चलिए और भी आपसे पूछा गया था, तीनों लिवरेज बोला गया, तो डीओएल निकालो अब एक एक करके। बताओ डीओएल का फॉर्मूला क्या होता है? डीओएल का फॉर्मूला कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी। फॉर्मूला भूलना नहीं है, फॉर्मूला याद रखना है, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय ईबीआईटी। बताओ पहला वाला का कंट्रीब्यूशन कितना का था, ऊपर देखो ये है हमारे पास 18,75,000, ईबीआईटी है 16,75,000 का। तो यहां पे जाके लिखना पड़ेगा 18,75,000 और डिवाइडेड बाय करना पड़ेगा 16,75,000 का, 16,75,000। डिवाइड करके देखो कितना आता है, तो बोलेंगे 1875 और डिवाइड कर देंगे हम लोग यहाँ पे 1675 से, तो आ जाएगा आपके पास 1.12। तो ये आ गया 1.119 है तो इसको 12 कर देते हैं, 1.12 ये हमारे पास आ गया डीओएल का आंसर। उसका चेक करते हैं तो इसके हमारे पास इसका कितना था देख लेते हैं एक बार। कंट्रीब्यूशन है 39,37,500 और ईबीआईटी है 36,37,500। तो ठीक है, ऊपर में लिखेंगे 39,37,500 और नीचे लिखेंगे 36,37,500 और इसको डिवाइड कर देंगे। बताओ डिवाइड करके कितना आता है, 39,37,500 और डिवाइड करेंगे 36,37,500 और ये रिजल्ट हमारे पास आ रहा है 1.08। तो 1.08 निकल गया, ये आंसर आ जाएगा आपका डीओएल का। उसी तरह से हम लोगों को डीएफएल भी निकालने बोला गया था, तो डीएफएल निकालेंगे। डीएफएल का फॉर्मूला होता है हमारा ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीटी, ईबीआईटी बाय ईबीटी। अब बताओ ईबीआईटी कितना कितना का है एक बार चेक कर लेते हैं। ईबीआईटी देखो 16,75,000 का है और ईबीटी 16,60,000 रुपए का है। तो ठीक है, यहां पे लिखेंगे 16,75,000 और डिवाइड करेंगे 16,60,000 से। बताओ 16,75,000 को अगर डिवाइड करेंगे 16,60,000 से तो आता है 1.01, 1.009 है तो इसको 01 कर देंगे, अप्रॉक्स करना है 2 डिजिट में, तो इतना आ गया।
इसका चेक करते हैं कितना होगा, तो EBIT तो 36,37,500 है, 36,37,500 का EBIT, और EBT कितना था एक बार चेक कर लेते हैं। EBIT इतना था और EBT था 36,07,500, 36,07,500 का। ठीक है, बताइए 36,07,500, इसको डिवाइड करके देखते हैं। 36,37,500 को डिवाइड करेंगे 36,07,500 से, तो 1.01 इसका भी आ रहा है रिजल्ट, 1.01 इसका भी आंसर आ जाएगा। वेरी गुड। एंड लास्ट वन हम लोगों को DCL निकालना है, डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज निकालना है। तो कंबाइंड लिवरेज के लिए DOL इंटू DFL करना पड़ता है, यानी जब हम लोग को DOL भी पता है DFL भी पता है तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बताइए हमारे पास क्या होगा, बोलेंगे यहाँ पे है 1.12 DOL का वैल्यू और DFL का वैल्यू है 1.01। बताओ मल्टीप्लाई करके कितना आता है। 1.12 को इंटू करेंगे अगर 1.01 से तो ये आ जाएगा 1.13, तो 1.13 आ रहा है, ये इसका आंसर हो गया। अब इसका चेक करते हैं, तो बताओ 1.08, देखो इसका DOL 1.08 है और 1.01 आपका है DFL, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 1.08 को मल्टीप्लाई करेंगे 1.01 से तो आ जाएगा 1.09, 1.09 आ जाएगा, ये इसका आंसर हो गया। तो आप देख सकते हो आपका ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा था, मतलब यहां पे आपको क्या करना था, दो कंपनी का बोल सकते हो या दो पर्टिकुलर जो भी डेटा दिया हुआ है एक्स और वाई, उसका हम लोग सबसे पहले इनकम स्टेटमेंट रेडी किए। इनकम स्टेटमेंट आपका सेल से स्टार्ट होता है, हर चीज को इस तरह से लाइन बाय लाइन माइनस करते जाते हैं। डेटा कैलकुलेट करना आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए, और फिर आपका जब पूरा स्टेटमेंट रेडी हो जाता है, पाफेज तक निकल जाता है, फिर आप नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड करते हो तो आपका ईपीएस निकल जाता है। ईपीएस निकल जाने से उसके बाद तीनों लिवरेज भी बोला गया था, तो लिवरेज का फॉर्मूला आप पुट कीजिए और फिर वैल्यू को पुट करने से आपका आंसर निकल के आ जाएगा। बात समझ में आया? तो ये आपका 2020 का ऑनर्स का पेपर हो गया सॉल्व।